हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। इस चैप्टर को हमने बहुत डीपली पढ़ा और लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब कुछ थ्योरी टॉपिक रह गया है लास्ट में और आज इसे हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को यूज करना चाहेंगे। यार देखिएगा नेशनल इनकम से केवल न्यूमेरिकल ही नहीं आता, कभी कभी 2 या 3 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम क्या होती है। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है और रियल नेशनल इनकम क्या होती है। बच्चों सबसे पहले ये देखो नेशनल इनकम का मीन्स क्या होता है। तो हम लोग ने पढ़ा कि नेशनल इनकम का मीन्स क्या होता है कि एक इकोनॉमी में एक साल के दौरान टोटल जितनी वैल्यू की फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो उसकी क्या होती है, नेशनल इनकम। एक साल के दौरान हमारी इकोनॉमी में टोटल जितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम। तो देखिए हमने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया इसकी वैल्यू को मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन करते हैं एट द करंट ईयर प्राइस के बेस पर। जो भी हमने फाइनल गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है करंट ईयर के प्राइस के बेस पर, या फिर उसकी वैल्यूएशन हम कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस के बेस पर जिसको हम कह सकते हैं बेस ईयर प्राइस। तो जब हम लोग अपनी नेशनल इनकम निकालने के लिए गुड्स और सर्विस का वैल्यूएशन हम लोग करंट ईयर के प्राइस के बेस पर करते हैं। करंट ईयर प्राइस का मतलब उस गुड्स और सर्विस का आज के टाइम में जो प्राइस चल रहा है इस बेसिस पर, आज के प्राइस के बेस पर जब हम लोग गुड्स और सर्विस का वैल्यूएशन करते हैं तो वो जो नेशनल इनकम आती है इसे बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, जहां पर नेशनल इनकम मेजर की जाती है एट द करंट ईयर प्राइस के बेस पर। देखिए मैंने इसकी मीनिंग क्या लिखी है कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। यानी इसमें क्या होता है, हमने जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यूएशन हम करंट ईयर के प्राइस के बेस पर, आज का जो प्राइस है उस बेसिस पर हम गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन करते हैं। तो ये हमारा होता है नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। जबकि रियल नेशनल इनकम क्या होती है तो देखिए फिर से, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पर हम गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एट द कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मींस क्या हुआ, बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने अपनी इकोनॉमी में सपोज करिए 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। और सपोज करिए ऑन एन एवरेज गुड्स का जो प्राइस है वो 10 रुपीज का, ऑन एन एवरेज गुड्स का जो प्राइस है पर यूनिट वो कितना है, 10 रुपीज का। तो मैं कहूंगा मेरी नेशनल इनकम कितनी आ गई, 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। तो मैं कहूंगा मेरी नेशनल इनकम कितनी है, 10 रुपीज। तो आपने देखा यहाँ पर गुड्स और सर्विस का जो मैंने वैल्यूएशन किया वो कैसे किया, करंट ईयर के प्राइस बेस पर। तो मान लीजिए आज उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, 10 रुपीज का, तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमने नेशनल इनकम निकाल लिया 10 लाख। अब बच्चों देखो इसका फर्क क्या पड़ता है, डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में हमने फिर से 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट ईयर में भी हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 1 लाख यूनिट का। और सपोज करो नेक्स्ट ईयर में इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया सपोज करो कितना, 12 रुपीज का। ऑन एवरेज गुड्स का प्राइस कितना हो गया, 12 रुपीज का। तो मेरी नेशनल इनकम कितनी हो गई, 12 लाख रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पर गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन करता हूं तो वहां पर क्या होता है कि प्राइस में चेंजेस होने से हमारी नेशनल इनकम चेंज हो जाती है। जबकि देखिए वास्तव में क्या हो रहा है, गुड्स की क्वांटिटी तो सेम है, हमने इस साल भी 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया है और नेक्स्ट ईयर भी 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद देखिए हमारी नेशनल इनकम चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि मेरा प्राइस चेंज हो गया। आज का प्राइस 10 रुपीज का है, मैंने एज्यूम किया नेक्स्ट ईयर प्राइस 12 रुपीज का हो जाएगा, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई, 12 लाख रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पर नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं
तो वहाँ प्राइस चेंज होने से हमारी नेशनल इनकम में इफेक्ट पड़ता है और नेशनल इनकम हमारी चेंज हो जाती है। जबकि जब मैं निकालता हूँ रियल नेशनल इनकम, वास्तव में ये तरीका बहुत अच्छा है। अब मोस्टली कंट्रीज इसी तरीके को यूज भी करती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस चेंजेस का हमारे नेशनल इनकम को इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम गुड्स की जो वैल्यूएशन करते हैं वो कांस्टेंट प्राइस के बेस पर करते हैं, यानी यहाँ पर मेरा प्राइस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ पर जो भी गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे वो कांस्टेंट प्राइस पर करेंगे, यानी बेस ईयर के प्राइस पर। ये बेस ईयर क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में जो बेस ईयर चलता है, जैसे मान लीजिए 1999 2000, ये हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर के रूप में हम वो ईयर लेते हैं जिसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हुई हो। बेस ईयर के रूप में हमको वो ईयर लेना चाहिए जिसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हुई हो, जैसे उसमें कोई अर्थक्वेक ना आया हो, भूकंप ना आया हो, बाढ़ ना आई हो, फ्लड्स ना हुआ हो, इसका कोई भी कैलेमिटीज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए बेस ईयर के रूप में। तो मान लीजिए बेस ईयर क्या लिया 99 2000, ठीक है। तो मान लीजिए फिर से हमारी इकोनॉमी में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो मैंने देखा बेस ईयर में 99 2000 में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना चल रहा था, मान लीजिए 5 रुपीस का, ठीक है। तो हमारा नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी 5 लाख रुपीस। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में भी हमने 1 लाख यूनिट का ही प्रोडक्शन किया, तो सोचिए इस बार भी हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो बेस ईयर के प्राइस के बेस पर ही करेंगे। अब बेस ईयर प्राइस कितना है 5 रुपीस, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी हमारी जो नेशनल इनकम आएगी वो 5 लाख रुपीस की ही आएगी। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पर प्राइस चेंजेस का नेशनल इनकम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो प्राइस देते हैं वो हमेशा कांस्टेंट प्राइस देते हैं। मुझे आज के प्राइस से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट का आज क्या प्राइस चले मुझे मतलब नहीं, हम देखिए बेस ईयर जो प्राइस था हम उसको लेकर चलेंगे। और इस मेथड में हमारी नेशनल इनकम तभी चेंज करेगी जबकि एक्चुअली हमने गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया या घटाएंगे। अगर मैं गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तभी मेरी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, यानी प्राइस का यहाँ पर नेशनल इनकम को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो प्राइस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिए नेशनल इनकम को मेजर करने के 2 तरीके हो गए। यहाँ पर गुड्स और सर्विस के वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग करंट ईयर के प्राइस के बेस पर, यानी आज का जो प्राइस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विस के वैल्यूएशन करते हैं बेस ईयर के प्राइस के बेस पर, जहाँ पर बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पर हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस इंडेक्स। अब ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है समझना बहुत अच्छी चीज है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइसेस में कितना चेंजेस हुआ है। बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में प्राइसेस में कितना चेंजेस हुआ है, ये मुझे बताता है प्राइस इंडेक्स, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 टाइम इंटरवल के बीच में प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है वो मुझे बताएगा प्राइस इंडेक्स। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100। जैसे देखिए हमने ये देखा कि 1 लाख यूनिट का करंट ईयर का प्राइस 10 रुपए के रेट से नेशनल इनकम कितनी आ रही है 10 लाख रुपीस की। तो करंट ईयर के हिसाब से करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पर नेशनल इनकम आ रही है 10 लाख रुपए की, जबकि 1 लाख यूनिट का बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पर नेशनल इनकम कितनी आ रही थी 5 लाख रुपीस की। तो नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर 5 लाख रुपीस और इनटू कर दीजिए 100, ठीक है। इसको सॉल्व करें 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100, ये कितना हो जाता है 200%। कितना हो गया 200%। इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है हमको कि करंट ईयर बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइसेस 200% हो गए हैं। इस 200% को हम बोल सकते हैं और 2 टाइम्स कह सकते हैं ना कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो प्राइस है वो 2 टाइम्स यानी जस्ट डबल हो गया है। आप देख सकते हैं कि बेस ईयर में प्राइस कितना था प्रोडक्ट के 5 रुपीस, देखिए आज का प्राइस कितना हो गया है 10 रुपीस। तो हम देख रहे हैं ना कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर प्राइस डबल हो गया है।
वहां 5 रुपए था, बढ़कर प्राइस कितना हो गया है 10 रुपए, डबल हो गया। ये कितना हुआ 2 टाइम्स, क्या कह सकते हैं 200%। तो ये था प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स बताता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस कितना चेंज हुआ है, जिसको कह सकते हैं 2 टाइम इंटरवल के बीच में प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, ये मुझे बताएगा प्राइस इंडेक्स। कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और भी दे देते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस नेशनल इनकम की जगह पर लिख दीजिएगा जीडीपी। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि जीडीपी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ बेस ईयर। जीडीपी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो फॉर्मूला सेम है, बस नेशनल इनकम की जगह पर वहां पर क्या आ गया? जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर मुझे बताता है कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से हमारा जीडीपी कितना चेंज हो रहा है। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस हाउ मच चेंजेस इन द जीडीपी। प्राइस चेंजेस होने की वजह से हमारे जीडीपी में कितना इफेक्ट पड़ा है, ये मुझे बताता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है ग्रीन जीएनपी। हमारे एग्जाम में एक दो बार 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जीएनपी। तो ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है, एक बार इसकी मीनिंग देखिएगा। इट मेजर्स द नेशनल इनकम और आउटपुट adjusted for the depletion of natural resources and degradation of environment। क्या मीन्स हुआ कि हमने जो भी नेशनल इनकम अर्न किया, टोटल हमने जो भी नेशनल इनकम अर्न किया, अगर उसमें से वो अमाउंट लेस कर दें जो कि इस नेशनल इनकम को अर्न करने के लिए हमने अपने इन्वायरमेंट का या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया है। हम अगर अपनी टोटल नेशनल इनकम में से जितना हमने इस नेशनल इनकम को कमाने में जो इन्वायरमेंट का लॉस किया है, जो नेचुरल रिसोर्स को हमने जो यूज किया है, वो चीज अगर हम लेस कर दें तो जो आएगा उसी को बोलते हैं ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या हुआ? नेट इनकम से। ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या कह सकते हैं हम? नेट इनकम। सपोज करिए एग्जाम में देखिए कि हमारी नेशनल इनकम हुई है 1 लाख रुपए की। 1 साल के दौरान हमने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया, कितना किया? 1 लाख रुपए का। हमारी टोटल नेशनल इनकम आ रही है 1 लाख रुपए का। अब सपोज करिए इस 1 लाख रुपए की नेशनल इनकम अर्न करने में हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है और जो इन्वायरमेंट का लॉस किया है, इन्वायरमेंट का क्या लॉस किया, जैसे पॉल्यूशन वगैरह फैलाया है या नेचुरल रिसोर्स जो भी यूज किया है, तो सपोज करिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने और इन्वायरमेंट जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 20,000 रुपीस का हुआ है। तो इस नेशनल इनकम को अर्न करने में हमने इन्वायरमेंट जो लॉस किया है वो 20,000 रुपीस का है। तो मैं कहूँगा मेरी नेट इनकम कितनी हुई? 80,000 रुपीस की। तो ये 80,000 रुपीस जो आया, ये क्या आया? इसी को बोलते हैं ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या हुआ? ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताता है कि अपनी टोटल नेशनल इनकम को अर्न करने में हमने जितना भी इन्वायरमेंट का लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करिए, और एडजस्ट करने के बाद जो नेट इनकम आएगी वही होती है हमारी ग्रीन जीएनपी। अब मान लीजिए बच्चों हमारी नेशनल इनकम 1 लाख रुपए की है और सपोज करो इस 1 लाख रुपए की नेशनल इनकम अर्न करने में हमने इन्वायरमेंट का लॉस कर दिया 1.5 लाख रुपए का। इन्वायरमेंट का लॉस कर दिया 1.5 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मेरी जो नेट इनकम हुई है वो 50,000 नेगेटिव पे चले गए, 50 रुपए लॉस में जा रहे हैं। क्यों? इनकम अर्न किया 1 लाख रुपए का और इन्वायरमेंट का लॉस कर दिया है 1.5 लाख रुपए का, तो हमारी जो इनकम आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या हुआ? हम अपनी टोटल नेशनल इनकम में लेस कर दें जितना हमने इन्वायरमेंट का लॉस किया है या जो भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए, लेस करके जो मेरी नेट इनकम आएगी वो होगी हमारी ग्रीन जीएनपी। ओके, दैट्स कॉल्ड ग्रीन जीएनपी। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हम एग्जाम में एक डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड वेलफेयर।
जीडीपी एंड वेलफेयर। तो देखिए जीडीपी और वेलफेयर में डिफरेंस क्या होता है। जीडीपी और वेलफेयर बहुत डिफरेंस होते हैं। जीडीपी मींस क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल के दौरान हमने मेहनत करके फैक्टर इनकम के थ्रू जो भी इनकम कमाई वो हमारी क्या होती है, जीडीपी। एक साल के दौरान हमने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया है वो क्या हमारी जीडीपी। जबकि वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं वेलफेयर मतलब क्या हुआ, सबकी भलाई करना, सबके लिए अच्छा करना, वेलबींग। वेलफेयर मींस क्या होता है, वेलबींग, सबके लिए अच्छा करना। तो जीडीपी और वेलफेयर में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखिए मैंने कुछ बेसिस लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या वो समझिएगा। सपोज करिए हमारी इकोनॉमी में केवल एक सेक्टर बूम कर रहा है, एक सेक्टर बढ़ा, कौन सा, मान लीजिए इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ गया, तो इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ा, लेकिन मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इंक्रीमेंटल नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारी जीडीपी तो बढ़ गई। इंडस्ट्री इंक्रीज कर रही है, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन सोचिएगा इससे वेलफेयर अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलफेयर तब होता है जब सारे सेक्टर इंक्रीज करे, इंडस्ट्री भी इंक्रीज करे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा इंक्रीज करे, सारे सेक्टर इंक्रीज करते हैं तो वेलफेयर होता है। तो दैट मींस कि केवल एक सेक्टर के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि वेलफेयर तब बढ़ेगा जब इकोनॉमी के सारे सेक्टर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो देखो चेंज इन प्राइस, सोचिएगा प्राइस में चेंजेस होने से हमारी नेशनल इनकम पर, हमारे जीडीपी पर, हमारे जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होगा। प्राइस अगर चेंज होगा तो जीडीपी चेंज होगी, लेकिन उससे वेलफेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, एग्जांपल देखिए। सपोज करिए हमने एक साल के दौरान 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया, ओके, और हमारा करंट ईयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज का, तो मैंने कहा मेरा जीडीपी कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। जीडीपी कितना आई, 10 लाख रुपए की। अब सपोज करिए इस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाए तो 1 लाख यूनिट 12 रुपए की रेट से जीडीपी में कितना बोलेंगे, 12 लाख रुपए। तो सोचिए प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ गई, लेकिन मुझे बताइए क्या वेलफेयर भी बढ़ गया, क्या वेलफेयर बढ़ा, क्या नहीं ना। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है ना, प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ गया है, प्रोडक्शन तो उतना ही उतना हुआ है। वेलफेयर तब बढ़ेगा जब मैंने प्रोडक्शन की क्वांटिटी एक्चुअली बढ़ाई है। जब क्वांटिटी बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा खाने को मिलेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा। तो एक्चुअली प्राइस चेंजेस का जीडीपी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता, वेलफेयर उतना ही रहेगा। वेलफेयर तब बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये क्या होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब हमारी वो एक्टिविटीज जो हम लोग मनी अर्न करने के लिए नहीं करते। सोचिए हम लोग ऐसी बहुत सी एक्टिविटी करते हैं जो हम लोग मनी अर्न करने के लिए ना करके सेवा भावना से करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे घरों में हमारी जो मदर है खाना बनाती हैं, तो क्या पैसा कमाने के लिए करती है, क्या नहीं, वो क्या है, सेवा भावना के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को रोड क्रॉस करवा दिया, कोई ओल्ड पर्सन था, हमने रोड क्रॉस करा दिया, या हमने कोई परोपकार के लिए कोई काम किया, तो सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम किया, तो इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन इससे क्या सोचिए, क्या जीडीपी बढ़ रही है, क्या नहीं, इससे का जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारी ऐसे कोई भी एक्टिविटीज जो हम लोग सेवा भावना से करते हैं, सर्विस मोटिव होकर करते हैं, उससे वेलफेयर पर इफेक्ट पड़ता है, वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन उससे जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये होते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट एक्सटर्नलिटीज। ये एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारे वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसे एक्टिविटी के लिए हमें कोई प्राइस या कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे वेलफेयर पे इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई प्राइस नहीं मिलता, ना ही हमें कोई पनिशमेंट मिलता है। जैसे सोचिएगा हमारी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, तो सोचिए क्या उस पॉल्यूशन की वजह से हमारे ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज होगी, क्या कोई पेनल्टी चार्ज होगी, क्या नहीं ना, क्योंकि मानी बात फैक्ट्री चलेगी तो पॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसमें कोई पेनल्टी नहीं चार्ज होगी। लेकिन सोचिएगा उस पॉल्यूशन की वजह से वेलफेयर का लॉस होगा,
वेलफेयर का लॉस होगा, है ना। सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरी कार है या मेरे पास बाइक है। अब जब मैं बाइक या कार चलाता हूँ क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है। तो सोचिए क्या उसके लिए हमको कोई पनिशमेंट मिलता है क्या? नहीं, लेकिन उससे वेलफेयर पे इफेक्ट जरूर पड़ता है और वेलफेयर हमारा डाउन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जीडीपी और वेलफेयर में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये यहाँ से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम लोग यहाँ ब्रेक करना चाहेंगे। हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है, स्टार्टिंग में सारी वीडियो देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ आएगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती हो तो आप उसे क्लास में कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे। गुड डे एंड थैंक यू, माई सेल्फ विवेक गुप्ता।